सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे आप सभी लोग का स्वागत है। और बहुत दिनों बाद हम एक वीडियो लाए हैं। इस टॉपिक जो टॉपिक है हमारा, हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, जो कि हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक अच्छा सा टॉपिक है। तो इसमें हम बात करने से पहले, हम स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्लड के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये जो ब्लड है या हमारे बॉडी में जो फ्लूइड बह रहा है वो क्या क्या है, हमारे बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो हमारे बॉडी में बह रहे हैं। तो इसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर हम फ्लूइड की बात करें, तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो तो पहले ब्लड के तौर पे है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास किसके तौर पे है, दूसरा हमारे पास लिम्फ के तौर पे है। अब बेसिकली आपको सभी लोगों को मालूम होगा कि ब्लड क्या है। ब्लड आपका बेसिकली खून जिसे आप बोलते हो, वो खून क्या है, खून आपका प्लाज्मा से और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली आपका प्लाज्मा कितना परसेंट होता है इस ब्लड में, अगर मैं बात करूं तो आपको पहले मिलेगा प्लाज्मा, जो आपकी 55% कंपोनेंट है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस टॉपिक पे जरा गौर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको ये जो है ये बाद में नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 55% प्लाज्मा हो चुका है, तो बाकी बचा हुआ 45% आपका ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा। ये टॉपिक बेसिकली आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहीं पे क्लियर करते हुए चलूंगा ताकि मुझे बाद में फिर आपको वो चीजें ना बतानी पड़े, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा का बेसिकली क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा का वाटर कंटेन करता है, मिनरल्स होते हैं इसके पास आयंस होते हैं, और इसके पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और कितना परसेंट, 5 to 7% इसके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। और बेसिकली ये प्रोटीन आपका फेब्रोजन जो कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फेब्रोजन, जो कि आपका प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिवेट होता है। और बेसिकली ये आपका इंसॉल्युबल हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन की मदद से ये एक्टिवेट होता है उसमें। तो फिर ये जाके आपका क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद फेब्रोजन के बाद आपका कौन सा आता है, आपके पास ग्लोब्यूलिन आता है। ग्लोब्यूलिन आता है, और ग्लोब्यूलिन किस चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोब्यूलिन जो है बेटा वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आपका ग्लोब्यूलिन रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद आपका थर्ड में जो आता है वो एल्ब्यूमिन आता है। कौन सा आता है, एल्ब्यूमिन आता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है बेटा, एल्ब्यूमिन जो है वो आपका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आपका बैलेंस करता है। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, आपको ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी होंगी, आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब जरा मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में से अगर आप ये क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दो, प्लाज्मा में से क्या माइनस कर दो, प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बचता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा नोट कर लीजिए, क्या बचता है, सीरम बचता है, SERUM, सीरम बचता है, ठीक है।
तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट, इसको याद रहना चाहिए सीरम, ठीक। और लिम्फ क्या है बेटा, देखो लिम्फ बेसिकली आपका जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो लिम्फ एक फ्लूइड जो है वो क्या करती है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में हेल्प करती है ताकि आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। और लिम्फ बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ओरिजिनेट कहां से हुआ है, ये ओरिजिनेट आपके हार्ट से हुआ है, ताकि आपका जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कंडीशन है उसमें बात कर सके। आपको ह्यूमन हार्ट पे एक वीडियो लेक्चर आ चुका है मेरा, आशा करता हूं आपने वो देख चुके होंगे, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि इधर टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, और ट्राई करूंगा जल्द से जल्द सेकेंड वीडियो लेक्चर उसका आए, ताकि आप ह्यूमन हार्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर लो। और फर्स्ट पार्ट में मैंने सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट बता चुका हूं, लेकिन सेकेंड पार्ट में मुझे बस सिर्फ कार्डियक साइकिल का कुछ चीजें समझानी है, जैसे कि आपको 0.8 सेकंड का पूरा कार्डियक साइकिल है, उसमें रेस्टिंग फेज 0.4 सेकंड का हो रहा है, मतलब आपका दिल जो है 0.4 सेकंड के लिए धड़कना बंद कर देता है, सारी चीजें मैं बता दूंगा उसमें आपको। और फिर हम उसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये सारी भी चीजें देखेंगे जो बची हुई हैं, वो सारी चीजें हम देख लेंगे उसी में, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिम्फ समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये लिम्फ आ गया, ब्लड भी आ गया, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर इरेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो जरा एक चीज और याद ध्यान दीजिए, लिम्फ का तो आपको कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी याद कीजिए एक चीज जरा। अब हम स्टार्ट करने वाले ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, उसमें मैं आपको बता दूं कि आरबीसी जो है वो हमारी ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। आरबीसी, ऑक्सीजन के बारे में मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन के बारे में आरबीसी सप्लाई करती है, कितना परसेंट करती है बेटा, 97% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, आरबीसी करती है। बाकी कौन करता है, बाकी प्लाज्मा करता है। रिमेनिंग कौन करता है, प्लाज्मा करता है, ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर मैं क्या किसकी बात करूं, रिमेनिंग में कितना बच गया, 3% बच गया। अब इतना तो कैलकुलेशन आता है ना कि 100 में से 97 अगर आप माइनस करते हो तो बेटा क्या बचेगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बेटा जो प्लाज्मा है वो हमारा 7% CO2 करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। बाकी कौन करता है, बाकी जरा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बाइकार्बोनेट आयन, जिसको बोलते हैं CO3 ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको आगे भी बताऊंगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, जिसमें हम कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करेंगे, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O हमारा बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, फिर बाइकार्बोनेट से हमारा एक हाइड्रोजन रिलीज होकर हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, फिर हमारे पास HCO3- बचता है। तो ये सारी चीजें अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इतना आपको अगर क्लियर हो चुका है, मैं ये क्यों बताया कि आरबीसी क्या करती है, ये क्या करती है, इसके पीछे का देखो, हर चीज के पीछे का एक साइंस है, एक रीजन है। अब मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टॉपिक, जो कि हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन मुद्दा जिसे कहते हैं। वकालत करने आए हो तो मेन मुद्दे पे आज आते हैं अखाड़े में, और इसकी हम बैंड बजाएंगे, ठीक है। आई होप आपने इस सबको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वरना वीडियो पीछे कीजिए, एक बार फिर से इस सारी चीजों को देखिए, समझिए, नोट कीजिए, दिमाग में फिट कीजिए, लॉक करके चाबी फेंक दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें। अगर आप एनसीईआरटी की बुक आपने देखी होगी, आशा करता हूँ देखी ही होगी, एनसीईआरटी के बुक में बेटा एक ग्राफ ऐसे करके दे रखा है, ऐसे करके, जहाँ पे एक आपको 100 दिखेगा और एक यहाँ पे 100 दिखेगा।
ये आपका बेसिकली Hg लेवल है, ये आपका O2 लेवल है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है हम मैथमेटिक्स की भाषा में इस टाइप के ग्राफ को कैसा बोलते हैं, इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व। अब क्यों बोलते हैं, देखो बेसिकली मैं बता दूं, हर चीज के पीछे का रीजन बायो वालों को जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब मान लो स्ट्रेट लाइन है तो mx प्लस सी इज इक्वल टू वाई, ये आपका mx प्लस सी हो गया है। अब मान लीजिए 1/x का कर्व देख लेंगे आप, वो सारी चीजें आपको थोड़ी सी लॉजिकल लग सकती हैं। मान लीजिए आपको a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू z मान लेते हैं, ये इक्वेशन है, ये आपका किसका है, ये आपका उसका है क्या नाम है, हेलिक्स का इक्वेशन है ये आपका। तो ये सारी चीजें इक्वेशंस आपको इंपॉर्टेंट है, बस कुछ चीजें कुछ दिमाग में रख लो। अब देखो जो डिसोसिएशन कर्व बोलते किसे हैं, ये जो सिग्मोइड कर्व फॉर्म है आपका पार्शियल है, सॉरी ये पार्शियल ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को लेकर जो हमने बनाया है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। एनसीईआरटी साफ साफ यही शब्द कहती है। पार्शियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे डाल्टन साहब जो थे, देखिए कुछ खास बोल के नहीं गए हैं डाल्टन साहब। देखिए मान लीजिए अगर आप एक भाई हो तो पूरी आपकी प्रॉपर्टी अकेले आपके हिस्से में होगी, दो भाई हो तो 50-50% करोगे, या तो हो सकता है एक तगड़ा मोटा वो झगड़ेलू हो तो उसको कुछ परसेंटेज ज्यादा मिल जाए, और अगर आप थोड़ा सा कमजोर हैं तो आपको कुछ परसेंटेज कम मिल जाए। लेट मी ड्रिंक वाटर, ओके। हाँ तो उसको हो सकता है परसेंटेज कुछ ज्यादा मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आपके पास एक कंटेनर है, कोई ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने दो गैसेज रख दी है, कोई भी दो गैसेज, सपोज करो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रख दिया है। बाशर्ते का अर्थ है कि शर्त ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट ना कर ले। भाई साहब अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लिए H2 प्लस O2, दुनिया संसार का कोई रोक नहीं पाएगा इसको H2O बनने के लिए, ठीक है। H2O बनने के लिए इसको दुनिया संसार का कोई नहीं रोक पाएगा। इन दोनों को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देकर दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इसको रोक पाए कि ये H2O2 बन जाए बनने से, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये नॉन रिएक्टिव, ठीक। तो इन्हीं डाल्टन साहब ने कह दिया कि अगर मान लो ये भी बॉल के कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, उसी को प्रेशर बोलते हैं एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो सपोज कीजिए अगर मैंने टोटल पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर की बात करूं तो इसका प्रेशर। अब मुझे एक बात बता दो, हमने ये देखा कि जब मैंने ऑक्सीजन गैस को निकाला तो ये कितना प्रेशर लगा रहा है, हाइड्रोजन, जिसको मैं P0H मान लेता हूं, जो कि इनिशियली इसका प्रेशर है, ठीक है। अच्छा अब ये P0H आएगा कैसे, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक। उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल के इसको देखा और बड़े गौर से देखा तो फिर मुझे P0O मिल गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये P0H P0O मिल कहां से रहा है, ये है कि P हाइड्रोजन इज इक्वल टू P0 हाइड्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जाई इसको बोलते हैं क्या, इसको अच्छे से बनाई, ये हो गया जाई, ठीक है। अच्छा अब ये P0H तो आपको समझ में आ गया कि बॉल में अकेला जब ये रहेगा तो कितना प्रेशर लगा रहा है, मैंने ये देख लिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन का अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि अगर मैं कह दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है और मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिया है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ के जब आप करोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब मैं ये क्यों करना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखो।
मोल निकालने से मुझे इसकी कंसंट्रेशन मालूम हो जाएगी, इसकी वैल्यू, इसकी औकात मालूम हो जाएगी कि ये इतने में से कितना है। मान लो पी नॉट एच का मतलब है इनिशियली इसका वैल्यू कितना है। मान लो कोई एक चॉकलेट बिकती है मार्केट में जो कि 10 रुपए की बिक रही है, तो इससे मैं उसकी क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ कि 10 चॉकलेट, 20 चॉकलेट, 15, 20 जो भी वगैरह वगैरह चॉकलेट की क्वांटिटी निकाल ली मैंने, इससे मल्टीप्लाई कर दिया उसके दाम से, तो मुझे तो दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, मिल जाएगा ना। तो फिर वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे की और मुझे बी टोटल मिल गया। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहना क्या चाहता था वो। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में से निकाल के वो ऑक्सीजन की बात कर रहा था। मैंने ये एग्जांपल दिया था क्योंकि हमारा जो बात होने वाला है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज जान लो मेरे, देखो बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये बड़ा राजा किस्म का इंसान है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा। एक होती है चाहत, किसी को चाहना, जिसको बोलते हैं एफिनिटी, और एक होती है उसके साथ शादी कर लेना, रिएक्टिविटी। चाहना और शादी कर लेने में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का। तो हीमोग्लोबिन जो है, Hg जो मॉलिक्यूल है, मतलब Hg से मिलके जो हीमोग्लोबिन बना हुआ है, एक प्रकार का जो प्रोटीन है, उसके प्रति उसको चाहता कौन है? उसको चाहता कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है। याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो, क्वेश्चन मिलेगा और मैं करवा के दिखाऊंगा आपको वो क्वेश्चन। एफिनिटी टुवर्ड Hg, हीमोग्लोबिन के टुवर्ड एफिनिटी किसकी है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की है। और रिएक्टिविटी टुवर्ड Hg किसकी है बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड की। ये बात याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो। और आपको बता दूं कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का इनहेल 10 से 20 मिनट के लिए या 5 से 10 मिनट के लिए इज वेरी कार्सियोजेनिक दैट इट कैन इवन कॉज योर डेथ। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने खबर सुनी होगी कि कमरे में अंगीठी जला के सोने से लोगों की हुई हत्या। ये तो मैं न्यूज़पेपर वाला वो हो गया हूँ, क्या नाम है, रिपोर्टर हो चुका हूँ। आइए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। कमरे में अंगीठी जला के लोगों ने कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस बनाई और भाई साहब उनकी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से उनके फेफड़े में भर गया पानी और उनकी हो गई मृत्यु, ऑक्सीजन का कट ऑफ हो गया। ठीक है, अच्छा, इतनी बात आपको शायद क्लियर हो चुकी होगी कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का क्या रोल है। ठीक है, अच्छा, एफिनिटी और रिएक्टिविटी आपको समझ में आ गया। प्यार और शादी दोनों में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बेटा, ये आपके ह्यूमन बॉडी में बड़ा एफिशिएंट रोल प्ले करता है। इवन इन योर एनवायरनमेंट इट आल्सो प्ले अ वेरी एफिशिएंट रोल दैट इट्स कंसंट्रेशन इज 0.03%, बट इवन इफ इट्स कंसंट्रेशन गेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वी फेस ग्लोबल वार्मिंग और इवन द स्नो started melts, so that lots of aquatic lives gets disturbed. So it's all about that. So let me check in the camera, is everything okay? राइट, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर बढ़ाना और क्या नाम है, टेम्परेचर बढ़ा देना, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देना, सारी की सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया, कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, इन दैट केस you must have to say that the partial concentration of carbon dioxide has been increased। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर को इंक्रीज होना है, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज होना है, और अगर ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को गिरना है, और साथ साथ में हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को गिरना है, टेम्परेचर को गिरना है। क्लियर? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बता दूं मैं आपको, एल्वलाई का नाम सुने होंगे। लंग के जो वो कहते हैं यूनिट ऑफ लंग जिसे बोलते हैं उसे एल्वलाई बोलते हैं।
छोटे छोटे स्मॉल सैक होते हैं जहाँ पे आपका क्या होता है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जाके इकट्ठा होता है। तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, अब मुझे आप ये बताइए, अगर किसी जगह पे आइसक्रीम की फैक्ट्री है, वहाँ पे आइसक्रीम का भंडार नहीं होगा तो क्या होगा? उसी प्रकार से एल्वलाई जो है हमारा, वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन कम पड़ गया तो भाई साहब आप जीवित कैसे हैं? जनता जानना चाहती है आपसे, क्या जीवित कैसे हैं, बताइए। नहीं पता आपको? तो आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और मसल्स जहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जब चलते हो तो आप थक जाते हो, वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। तो ये जनता आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपके जो मसल्स हैं वहां पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा मिलेगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम मिलेगी। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके धरती से 0.1 सेकेंड के लिए ऑक्सीजन हटा दिया जाए, आपके घर द्वार, आपके दोस्त, सारे लोग कोलैप्स कर जाएंगे, प्रेशर घट जाएगा, आप मर जाएंगे। ये 2.5 किलो का हाथ हटा दिया, ठीक है। अच्छा, कॉमेडी बाद में, ठीक है। इतने सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब जरा एक चीज और ध्यान से, एकदम इंपॉर्टेंट लाइनिया है जी, इसको जरा याद कर लीजिएगा, घोर के पी जाइएगा, अपने घर पे लेके चले जाइएगा। वो ये है कि 100 ml में 100 ml खून में आपके 5 ml ऑक्सीजन ट्रेवल करता है जी। क्या करता है? ट्रेवल करता है जी। आपके 100 ml खून में 5 ml ऑक्सीजन ट्रेवल करता है। आपका ये PYQ क्वेश्चन भी है, आप खोजिएगा, PYQ आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो इतना समझ में आया जी। तो आगे चलिए मूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन का नाम सुने होंगे जी। नहीं सुने हैं तो एनसीईआरटी खोलिए ना, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी खोल के बैठिए हमारे साथ। तो आप जब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? कार्बिनो ये लीजिए जी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का नाम हमने यहाँ पे अंकित कर दिया है। और आपको फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि जनता को मैं एक बार फिर से बता दूं, एल्वलाई पे आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और मसल्स में आपका कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अब जरा एक रिएक्शन में लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग थोड़ा सा भौचक्का हो जाएंगे। और वो रिएक्शन कुछ ऐसे है। ली चटेलियर साहब का नाम सुने हैं? ली चटेलियर बोलिए, चटेलियर बोलिए, सटेलियर बोलिए, जो मन करता वो बोल लीजिए भाई साहब, हमसे उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा होगा तो आपको ली चटेलियर प्रिंसिपल क्लियर होगा कि वो एक ऐसी स्त्री जो कभी खुश नहीं हो सकती। अगर आप उसको डायमंड रिंग ला के दोगे भाई साहब, उसको एक और चाहिए। उसको कुछ भी ला के दे दो, उसको कम ही पड़ना है। आप उसकी तारीफ करोगे उसको बेइज्जती लगेगा, बेइज्जती करोगे तो तभी उसको तकलीफ है। कुछ भी कर लो भाई साहब, मतलब अगर यहाँ से कोई कंसंट्रेशन आपने कम किया तो रिएक्शन इस तरफ, यहाँ से कोई कंसंट्रेशन कम किया रिएक्शन इस तरफ। अब जरा याद रखिएगा, ये बाइकार्बोनेट से ये वाली रिएक्शन ज्यादा तेज होने वाली है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है ये उड़ेगा ना बाबा। अगर ये उड़ जाएगा तो यहाँ का मॉलिक्यूलवा हो गया कम, अगर मॉलिक्यूलवा हो गया कम तो हेलियन रिएक्शन में खसकेगा ना जी। आई हेलियन खसक गया तो आपको पता चल जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम हुआ है इसके लिए रिस्पांसिबल उसी की वजह से हो रहा है। तो जब जहां इसकी जरूरत पड़ती है, जब आपका ये आपका क्या नाम है, आपका कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन जब हो जाता है फेल, तो काम करता है कौन? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का फेल, जिसको बोल रहे हैं एंजाइमोआ।
जो कि आपका एंजीओमा जो है वो प्रोटीनवा ना है, तो यही काम करेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करेगा। एरोलिया पे ये रिएक्शनवा जो है ना जी, ये उल्टा भाग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लग जाता है, और इधर ये जब कम पड़ता है तो ज़्यादा बढ़ने लगता है, ये इधर भाग जाता है मसल्स के केस में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, एकदम क्रिस्टलवा वाला क्लियर। अब एक चीज़ और, बस 2 शब्दों के माध्यम से आपको हम इतना बस बता देना चाहते हैं। न्यूमेटिक सेंटर का नाम सुने हैं आप? न्यूमेटिक सेंटर नहीं सुने हैं जी? आप तो सुना ही देते हैं जी। इनका तो सुने ही होंगे भैया। किसका? मेडुला ऑब्लिंगेटा का। और पोन्स का तो नहीं सुने तो भी सुना ही दे रहे हैं। ये आपका सेरिबेलम के पास मिलेगा आपको पोन्स, जो कि डायंसिफेरॉन के नीचे आपको मिल जाएगा। आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है, इसको हम रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर बोलते हैं। रिस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर का कहते हैं जी। सांस का केंद्र, सांस का केंद्र है भाई साहब। ये आरटीओ ऑफिस है। यहाँ पे गाड़ी का आपका चालान से लगा के ढलान तक आपका गाड़ी का यही होने वाला है। मतलब आपका जितना भी सांस की प्रक्रिया है कि कितना तेज सांस लेना है, क्या है, किसी को बहुत तेज सांस आने लगती है तो समझ लीजिएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा उसका चलते बन रहा है भाई साहब। वो कह रहा है खत्म, अजी टाटा, अरे बाय बाय, खत्म, ओके, वेल डन करके चला जाएगा वो। और न्यूमेटिक सेंटर जो पोन्स है, ये आपका बेसिकली इसको कंट्रोल करता है। देखिए पोन्स का बहुत सारा रोल है इसके अपने अपने जगह पे। इसी प्रकार सेरिबेलम का भी बहुत सारा रोल है। वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट और मीट करने में, नर्व के पास भेजने में भी रिस्पॉन्सिबल है। उसी प्रकार पोन्स भी है। मतलब मल्टीपल रोल्स वाली ये सारी चीजें, लेकिन इसका मेजर रोल यही है बेटा, मेजर रोल यही है इसका। वोमिटिंग भी ये भी कंट्रोल कर रखता है। ठीक है, अब देखो सांस नहीं आएगी तो वोमिटिंग कहाँ से आएगी? वो कैसे था, हाँ, सांसों को जीने का एक बहाना मिल गया, यही उसका दीवाना यही है। देखो यही तो दीवाना है। इसको मान लो कि भाई साहब पूरा बकैतिये खत्म हो जाएगा। बजरंग दल में आके शामिल हो जाना हमारे साथ किसी दिन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। बस ये 2 चीज था। यही न्यूमेटिक सेंटरवा जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा को कंट्रोल करेगा, इंस्ट्रक्शन थोड़ा देता है कि तेज कर ले भैया, धीरे कर ले, जो मन करता है तो कर ले। अब अस्थमा का तो नाम सुने ही होंगे, किसी ना किसी को अस्थमा आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को किसी ना डिसऑर्डर में हुआ ही होगा। उसमें क्या होता है बेटा, जब आप सांस लेते हैं ना तो आपकी जो ब्रोंकाई है, जो कि ब्रोंकाई जाके आपकी एल्वलाई बोल दीजिए, एल्वलाइया बोल दीजिए। ब्रोंकाइया जो है ना, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वलाई आता है। तो उसमें जो जो होता है ना, वो वही क्या करता है ना बेटा, उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण आपका अस्थमा हो जाता है। तो सांस लेने में थोड़ा जलन सा महसूस होता है। तो देखोगे फुसफुस दवा दिया जाता है जी। फुसफुस पंप को जब लोग मुंह में डालते हैं तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है उनको डिफिकल्टी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद आपको इफेसीमा का नाम सुने होंगे, EMPHSCEME। इफेसीमा बोलिए, इफिसीमा बोलिए, जो मन करता है वो बोलिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें बेटा ये एक डिजीज है जिससे हम स्मोकर डिजीज के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक ऐसा डिसऑर्डर है, क्रोनिक डिसऑर्डर है बेटा, जिसमें क्या होता है एल्वलाई का जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती हैं। और इसमें आपको बेसिक रीजन क्या है इसका होने में? इसका बेसिक रीजन ये है कि इसमें सिगरेट जो पीते हैं ना, उन्हीं को ये बीमारी होती है। वेलवोलाई का वॉल धीरे धीरे भरता चला जाता है और वो धीरे धीरे ब्रस्ट होता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसके वजह से आपको ये सारी चीज़ों में तकलीफ होने लगती है। मतलब किस सारी चीज़ों में आपको, इन सारी चीज़ों में सांस लेने में तकलीफें होने लगती हैं। ठीक है, अच्छा
उसके बाद आपको एक ऑक्सीपिटल डिसऑर्डर देखने को मिल जाएगा। रीडिंग लगाइएगा एनसीईआरटी में, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इससे क्या होता है, लंग्स में काफ़ी ज़्यादा सीरियस डैमेज हो जाता है, ठीक है, और आपका इसमें डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं करता है, वो अपने आप को ही मारने लगता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट डाउट, प्रेरित तो नहीं करूंगा मैं आपको कि ऐसा कुछ करिएगा, लेकिन जरा सा जान लीजिए। वो ऐसे है, वो कुछ ऐसे है कि एक स्मोकर डिजीज का नाम है जिसको पार्किंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है ना बेटा, हाथ हाथ कांपने लगता है, ऐसे 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 आपका हाथ पाथ कांपेगा। अब बेसिकली आपको अगर कहीं मूवी देखे हो, असुर अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी, टॉप क्लास की भाई साहब वेब सीरीज है, अभी देखिएगा मत, बाद में कभी टाइम में देखिएगा। उसमें देखने को मिलता है वो जो वरुण सोबती जो होता है एक्टर, उसका हाथ कांपने लगता है जब उसको सिगरेट नहीं मिलता। उसके पीछे का रीज़न यही है बेटा, उसको पार्किंसन डिजीज हुआ रहता है, और उस समय पेशेंट को इस बीमारी से ठीक करने के लिए सिगरेट देना चाहिए, तो मतलब सिगरेट दिया जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सिगरेट पीना है, ठीक है। इट इज़ स्मोकिंग कॉज कैंसर, इट इज़ वेरी कार्सोजेनिक टू यू, सो डोंट इवन ट्राई टू डू दैट, ओके। सो वो क्या करता है, उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई ड्रग्स जब छुड़वाते हैं, कोई दवा छोड़ते हैं, या कोई ड्रग्स कर रहा है, मॉर्फिन ले रहा है या कोई और भी ड्रग्स ले रहा है, तो उन सारी चीज़ों को छोड़ते समय अचानक से आप कभी वो पेशेंट को नहीं छोड़वाते हैं, या छोड़ना चाहिए, क्योंकि अचानक से छोड़ोगे तब की बॉडी उस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो चुकी है। मात्रा धीरे धीरे डोजेस कम करके आप उस पर ओवरकम पा सकते हैं। फिर आपको देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है। अब रिस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, जिसकी ट्रिक है तेरी तेरी करके इसको बोलते हैं, जिसको टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, उसके बाद रिस्पिरेटरी वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पिरेटरी, वो रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें एमएल के हिसाब से, ये ट्रिक है एमएल के हिसाब से। जैसे कि 500 में टाइडल वॉल्यूम है, तो एक बार 500 से 1000 है, फिर 1200 है, फिर 2500 से 3000, ये सारी चीज़ें जिसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मतलब डिस्कस क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएंगे तो इस चैप्टर में उड़ा देंगे यार, उसमें 30-35 मिनट का वीडियो बनाएंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में, जिसमें पूरा चैप्टर उड़ा देंगे, ठीक है। सो दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों के पास फैलाइए, धुआं धुआं कर दीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट को धुआं धुआं कर दिया, ठीक है। ऑल द बेस्ट।